दोस्तों नमस्कार। स्टार इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्णमाला टॉपिक। ठीक है, तो वर्णमाला में कुछ हिस्सा छूटा हुआ था, तो हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्णमाला हमने पढ़ा था कि वर्ण जो था, वर्ण के हम लोग दो भेद पढ़े थे। वर्ण के वो दो भेद कौन कौन से होते हैं, तो स्वर और व्यंजन। ठीक है, वहाँ पे जो स्वर से क्वेश्चन बनना था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्वरों की संख्या 11 होती है। या स्वर के भेद कितने होते हैं, हमारे 3 होते हैं। वो कौन कौन से, तो हर्ष स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और प्लुत स्वर हैं। ठीक है, हमसे पूछेगा हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ क्या बोलना है, 4 है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, हमने वहाँ पे हर्ष जो पढ़ा था, तो हर्ष के हमने 3 नाम लिखा था। ठीक है, जब हम स्वर के भेद पढ़ रहे थे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे इसके हमारे 3 नाम स्वर के जो भेद थे, उसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। इन तीनों में सबसे पहला हमारा क्या होता है, हरस्व होता है। ठीक है, हरस्व, यहाँ पे इसके हरस्व नाम भी होता है, इसका लघु नाम भी होता है, इसका मूल नाम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, तो 4। ठीक है, हरस्व और लघु से क्वेश्चन कम और मूल से थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था दीर्घ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। वो कौन कौन से है, तो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ठीक है, वहां से यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछता है, जो हमारा ये दीर्घ वाला होता है, यहाँ पे जो इसका ये वाला होता है, ए ओ और औ, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसके पहले जो हमारा होता है यहाँ पे आर, बड़ी और बड़ा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है, लेकिन ध्यान रखना इनसे चारों से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आपसे पूछ लेगा ए ओ औ, इनका उच्चार स्थान, सॉरी, ये ओ औ, ये जो हमारे वर्ड हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछता है इनसे, इससे और इससे और इससे, तो इन चारों को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। हम संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, तो कह रहा संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं, तो ये कह रहा जब दो अलग अलग वर्डों के मिल से, यानी दो अलग अलग स्वरों के मिल से जो बना हुआ वर्ण रहेगा या स्वर रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए ओ और क्या ही अलग अलग स्वरों के मिल से बने, इसलिए क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे प्लुत। ठीक है, प्लुत का एक सिंबल होता है, प्लुत का सिंबल हमारा क्या, यस की भांति होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को नहीं बनता, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनता है। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तो 11। और यहाँ पे लघु स्वरों की संख्या या मूल स्वरों की संख्या या हर स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई, 7। और प्लुत का हमारा सिंबल है यस की भांति। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है स्वर में, यहाँ से और यहाँ से, ये होता है अंग, यहाँ पे होता है अ। ठीक, ये हमारा होता है अंग और अ। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कोई धरकना है, हमने पढ़ा था कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अयोगवार, अयोगवार। ठीक है, अंग और अह क्या बोलेंगे, अयोगवार। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अंग और अह से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अंग का नाम क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार यहाँ क्या बोलते हैं, तो विसर्ग। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, अनुनासिक लिख देगा, अनुस्वार लिख देगा, वहाँ पे स्पर्शी लिख देगा, अंतस्था बोलेगा, इनमें से कौन सा अयोगवा है, तो यहाँ अपना अनुस्वार और विसर्ग हमारे क्या अयोगवा है। चाहे खुद सिंबल लिखे अंग और अ, ये भी क्या है, अयोगवा है। ठीक है, ये जो हमारे स्वर से क्वेश्चन बने थे वो खत्म होते हैं। अब चलते हैं आगे व्यंजन में। हम लोग जो व्यंजन पढ़े थे वर्णमाला में, व्यंजन पढ़े थे, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो 3। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी पड़ी थी हमने, तो वहाँ पे तो 25 था। और वो 25 को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं, तो 5 वर्गों में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे जो वागिंद्रिय से क्वेश्चन बनता है, यानी उच्चार स्थान से जो क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके उच्चार स्थान अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कल पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि क वर्ग का उच्चार स्थान क्या है, कंठ है। और च वर्ग का क्या है, तालु है। ट वर्ग क्या है, मूर्धा है। और त वर्ग क्या है, दंत है। और प वर्ग क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, तो य वर ल को, यानी य वर ल को क्या बोलते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वो 4 कौन कौन से होती है, हो गया य वर ल। इनके उच्चार स्थान से भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है। शब्दकोश में जो हमारा एक क्रम चलता है, ये चलता है य और ल। ठीक है, लेकिन जो व्याकरण करता है इसको बनाते हैं, यानी व्याकरण करता जब अपने क्रम रखते हैं तो ऐसे रखते हैं य व र और ल। ये व्याकरणकर्ताओं का क्रम है, लेकिन यहाँ पे शब्दकोश में हमारा ये क्रम चलता है। ठीक है, ये हमारा शब्दकोश में क्रम होता है य र ल और व। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण तालु है, इसका मूर्धा, इसका दंत है, इसका क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, तीसरा भेद होता है व्यंजन का, तो उसको बोलते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन हमारा क्या है, तो हमारा होता है स स स स, ये हमारे क्या उस व्यंजन है। इनका उच्चार स्थान से भी क्वेश्चन पूछता है।
यहाँ उच्चारण स्थान इसका भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है य र ल व, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो बनता है वैसे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि ये हमारे क्या है दूसरा स्पर्शी व्यंजन का दूसरा भेद है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसका उच्चारण स्थान जो हमारा होता है यह हमारा क्या है, तो यह का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। और यहाँ पे र का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तो मूर्धा या जीवा हो जाता है। ल का क्या होता है, तो वहाँ पे दंत हो जाता है, और व का क्या होता है, दंतोष्ठ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उस तरह से हमारे यहाँ पे स है, तो यहाँ पे स को क्या बोलते हैं, तालव्य स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत्य स, ठीक है। और यहाँ पे ह का उच्चारण क्या, तो कंठ। हमने पिछले वीडियो में अच्छे से इसको पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद जो हमें पढ़ना था ह के बाद जो हमारा वर्ड आता है वो होता है छत्री छ, ठीक है। ह के बाद क्या आता है हमारा छत्री छ, उसके बाद हमारा आता है त्र, उसके बाद होता है ज्ञानी और यहाँ पे श्री वाला श्र। हम ऐसे अभी तक ऐसे ही पढ़ते आए हुए हैं अपनी अपनी छोटी क्लासों में, बच्चों को वर्णमाला में ऐसे लिखा रहता है। अभी हम थोड़ा समझना है कि इस तरह से अगर हमसे लेकिन क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा। तो हमसे पूछता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनमें से कौन सा वर्ड क्या है। ऐसे इन चारों से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ऐसे वर्ड लिख देगा। यहाँ पे छत्री छ, यहाँ पे हो सकता है आपको क लिख दे, हो सकता है वहाँ पे प लिख दे, वहाँ पे हो सकता है फ लिख दे। पूछेगा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, तो संयुक्त व्यंजन है। चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था संयुक्त स्वर, ऐसे क्या संयुक्त व्यंजन है। जाहिर सी बात है संयुक्त व्यंजन है तो अलग अलग वर्डों के मेल से बने होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे चार वर्ड हैं, क्षत्रिय, क्षत्रियता, ज्ञानी का, ये किसी न किसी वर्ड के मेल से बने होंगे, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है क्षत्रिय जो वर्ड है किसके किसके मेल से बनता है, तो वो होता है क प्लस षटकोण स, ठीक है। ये हमारा किससे बनता है, तो क प्लस षटकोण स से। हम इसको तीन तरह से लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके आपको ऐसे पूछ लेता है, क प्लस षटकोण स प्लस अ से किस वर्ड का निर्माण होता है, तो हम पे क्या बोलेंगे क्षत्रिय, ठीक है। या कभी कभी ये दोनों ऑप्शन ना देकर कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है क प्लस षटकोण स, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर जब ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको हम सही मान सकते हैं। उसी तरह से हमारा त्र होता है, तो हमसे पूछता है त्र का उच्चारण स्थान क्या, सॉरी त्र जो है किससे किसके योग से बनता है, तो होता है त प्लस र से, ठीक है। ध्यान रखना, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, त प्लस र प्लस अ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कैसे बनेगा, त प्लस र। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे तो हम टिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको ये वाला भी ऑप्शन रहे और ये वाला भी ऑप्शन रहे तो हमें टिक क्या करेंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है। आगे आते हैं ज्ञानी का। यहाँ पे ज्ञानी का कैसे बनता है, तो कहता है ज प्लस इ से, ठीक है। ज प्लस इ से, इसमें पहला वर्ड हलंत रहेगा। इसको भी हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या है ज प्लस इ प्लस अ, ज प्लस इ प्लस अ, ठीक है। आगे हमारा वर्ड आता है यहाँ पे, इसको हम तीसरी तरह से लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन ना रहे तो इस तरह से भी हो सकता है ज प्लस इ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा था स्र। स्र किससे बनता है, तो ये कहता है स्र किससे बनता है, तो स प्लस र से, ठीक है। अब इसको भी चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना है क्षत्रिय, क्षत्रियता, ज्ञानी और श्री हमने जो पढ़ा है इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान रखना इन चारों में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक ये होता है और ये होता है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ये किससे बनता है, तो क प्लस षटकोण से, और ये किससे बनता है, तो ज प्लस इ से। इन दोनों में भी बात करें, ध्यान रखना इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा ये ज्यादा बनता है, क्योंकि ध्यान रखना हम बनते क्या है, ज्ञ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्य होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन बने वो ज्यादा करके इससे बने हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर दूसरा क्वेश्चन बनने की संभावना अगर बनती है तो हमारा क्या होता है, ज्ञ से, ठीक है। इसलिए जब भी आप पढ़े तो इन दोनों को विशेष ध्यान रखें, बाकी इनको अगर कम ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना इसको क्वेश्चन कैसे दे देता है, कभी कभी आपको इस तरह से लिखता है यहाँ पे क्षत्रिय छ, त्रियाता, ज्ञानी ग और श्री वाला श्र, ठीक है। इस तरह से लिखिए, ध्यान रखना इनको इस तरह यहाँ पे लिखता है, इसको यहाँ पे लिखता है, इसको यहाँ पे लिखता है, सॉरी हाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने चार पढ़ा संयुक्त हमारे व्यंजन है क्षत्रिय, क्षत्रियता, ज्ञानी और श्री वाला श्र, चारों को ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कभी कभी, यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मिलान करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कम से कम अगर हम दो जानते रहेंगे, जैसे स्र बोलते तो स और र का बोध होता है, त्र बोलते त और र का बोध होता है, तो भ्रम हमको इसी दोनों में होता है। इस बार इन दोनों को हम जानते रहेंगे तो इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसे आपको देता है, कभी कभी इसके साथ लिख देता है इधर की साइड और बोलता है इनका मिलान करिए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा व्यंजन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन वहाँ पे छूट गया था, उसमें आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एक होता है डमरू ड और एक होता है हमारा ढकना ड, डमरू ड और एक होता है हमारा ढकना ड। इन दोनों के नीचे बिंदी लगा रहता है, इसके लिए इसको एक नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उच्छित्त,
इसको बोलते हैं क्या हम लोग, उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन भी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग डमरूडो ढकना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, एक यहाँ पे इसका नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विगुण व्यंजन। और द्वितीय व्यंजन भी समझिएगा, हम द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक ही व्यंजन का हम दो बार प्रयोग करते हैं, इसमें एक आधा और दूसरा पूर्ण हो। जैसे वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना दिल्ली, तो दिल्ली में ध्यान रखना, ये हमारा ल और ये हमारा ल, एक हमारा अर्ध है, दूसरा हमारा क्या, पूर्ण है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, या वहाँ पे हम लिख सकते हैं बिल्ली। ठीक है, या हम वहाँ पे लिखते हैं कभी कभी कुत्ता। तो इस तरह से जो शब्द लिखते हैं, ध्यान रखना हमारा ये दो त है, यहाँ पे दो ल है, और यहाँ पे क्या है, दो ल है। तो यहाँ पे क्या, एक अर्ध है, दूसरा हमारा क्या, पूर्ण है। तो जब ऐसे वर्ड रहे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द्वितीय व्यंजन। लेकिन यहाँ पे डमरूड ढकना क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन या तो उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, हाँ, व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताते हैं हमने, स्वर का उच्चारण स्थान भूल गए थे, वहीं पे आप अभी इसको समझ लीजिएगा, तब फिर आगे चलते हैं। देखना है यहाँ पे जो हमारा होता है अ और आ, अ और आ, इस अ और आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तो कंठ होता है। ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तो तालु होता है। ठीक है, उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण हमारा क्या होता है, तो वहाँ पे ओष्ठ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आया ए और ऐ, ए का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तो देखना वहाँ पे अब बताया था, वहाँ पे आपको बताया थे कि जो ए होता है वो किसके किसके मेन से बनता है। यहाँ पे होता है अ प्लस ई से, तो अ का उच्चारण यहाँ पे क्या हमारा है, कंठ है, और ई का उच्चारण क्या है, तो तालु है, इसलिए ए आई का उच्चारण क्या बन जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, वहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे होता है ओ और औ, ओ और औ। यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपको ओ बताए थे, ओ किससे बनता है, तो अ प्लस ऊ से। तो अ का उच्चारण हमारा क्या है, कंठ है, और ऊ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे अ आ ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ए ऐ और ओ और औ। तो हमारे 10 हो गए। हमारे 11वां वर्ड कौन सा बचा, तो इसमें बचा आपका ऋषि र। ठीक है, तो ऋषि र का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूर्धा। क्या बोलेंगे, मूर्धा, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, तो जिह्वा। ठीक है, इस तरह से हमारा स्वर का भी उच्चारण स्थान हो गया, और हम व्यंजन का उच्चारण स्थान पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अघोष और सघोष में देख में आपके सबसे पहले हम पढ़ते हैं अघोष को। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके बुकों में ऐसे दिया रहता है, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर जब हम वर्डों का विभाजन करते हैं, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को जब विभाजन करेंगे तो हम दो पार्ट में कर सकते हैं। एक हमारा होता है अघोष, और दूसरा हमारा क्या होता है, सघोष। ठीक है, और यहाँ पे अघोष वर्ड किसे कहेंगे, सघोष वर्ड किसे कहेंगे, तो अघोष वर्डों की परिभाषा ये होती है, यहाँ पे घोष का मतलब होता है कंपन, और अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं जिन वर्डों के उच्चारण में कंपन ना हो, किसमें ना हो, तो वागेंद्रियों में। ठीक है, जिन वर्डों के उच्चारण में वागेंद्रियों में कंपन ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अघोष वर्ड, और जिन वर्डों के उच्चारण में वागेंद्रियों में कंपन हो उसे क्या बोलेंगे, तो सघोष वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अघोष वर्ड कौन कौन से हैं, या सघोष वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अघोष पहले समझते फिर बाद में सघोष समझेंगे। यहाँ हमारा जो यहाँ पे हमने 5 वर्ग पढ़ा था, 5 वर्ग में क वर्ग पढ़ा था, क वर्ग में कौन कौन से वर्ड थे, क ख ग घ अंग, ये हमारे 5 हो गए। च वर्ग में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे च छ ज झ और ञ। यहाँ पे पढ़ा था ट ठ ड ढ और ड़। यहाँ पढ़ा तुमने त थ द ध न। यहाँ हमने पढ़ा था प फ ब और भ और म। ठीक, यहाँ ध्यान रखना है हमारा दो ही पार्ट है, अघोष और सघोष है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे होता क्या, ये अपने वर्ग का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये हमारा पांचवा है। ये अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है, इस ख को वर्ड, ख वर्ड हमारा है, क्या बोलेंगे, अघोष या सघोष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ख वर्ग क्या है, अब कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं ना, ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे,
ये हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड हमारे क्या हैं, अघोष हैं। क्या है, अघोष है। ठीक है, ये अघोष वर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे, तो अघोष वर्ड हो जाएंगे, यानी क ख च छ ट ठ त थ और प फ। लेकिन इसके साथ हमारे कुछ और वर्ड आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो स और स और ये हमारे क्या होते हैं, ये 10 हमारे ये हो जाते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ही हमारे क्या है, तो क्या रहा, अघोष वर्ड। अब जहाँ पे बच्चे हैं सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष वर्ड। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड क्या है, तो क्या बोलेंगे, सघोष वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे सघोष वर्ड में और कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ध्यान में यहाँ पे जितने वर्ड होते हैं, जो वर्डों की संख्या आपने लिखा था 33, तो हमने यहाँ पे 13 पढ़ लिया, यानी यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पढ़ लिया, तो यहाँ पे 13 पढ़ लिया है, तो बच्चे कितने, 20। फिर 20 हमारे सब कहाँ चले जाएंगे, सघोष में। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान रखना है। हमने यहाँ पढ़ा था तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो 5 टाइम 15, तो इस तरह से 15 वर्ड हो गए, तो बच्चे कितने हमारे, 5। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से होंगे, तो इसमें से हमारा एक बचा हुआ है ह। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, पूरा का पूरा अंतस्थ व्यंजन बचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो सघोष वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सघोष वर्ड। हमसे पूछेगा सघोष वर्डों की संख्या कितनी है, तो 20 है। वो कौन कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पे क्या है, ह, और यहाँ पे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष और सघोष। ठीक है, ये हमारा अघोष है, ये हमारा क्या है, सघोष है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण को भी देख लेते हैं। क ख ग घ अंग, ठीक है, अब यहाँ पे कैसे समझेंगे, इसमें डायरेक्ट अघोष अल्पप्राण और महाप्राण में। जब भी आप पढ़िएगा तो अघोष सघोष को एक साथ और अल्पप्राण और महाप्राण को एक साथ, मतलब इसको अलग पढ़िएगा और इसको अलग पढ़िएगा, लेकिन जब दोनों को साथ पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो इसमें सब सब गड़बड़ हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता है कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण है। जब भी पढ़िएगा तो अघोष सघोष को एक साथ और अल्पप्राण और महाप्राण को एक साथ, तो वहाँ पे समझने में आसानी हो जाती है। आप भी जानती है, पहले अपने वर्ग का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है। ठीक है, इन दोनों को ग्राफ बना के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, पहला है, तीसरा और पांचवा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, पहला वर्ड है, तीसरा है और पांचवा है। ध्यान रखना, ये जो हमारा अल्पप्राण होता है वो पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, तो हमारे ये अल्पप्राण, क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। यानी अल्पप्राण कौन है, प्रत्येक वर्ग का पहला है, तीसरा है और पांचवा है। ठीक है, तो अल्पप्राण में सिर्फ यही आते हैं या कुछ और आते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारे और वर्ड कौन कौन से आते हैं, तो कहता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या अल्पप्राण है, और यहाँ पे क ग और अंग, ये भी हमारे क्या अल्पप्राण, यानी कह सकते प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना है, य पूछ लेगा क्या, य वर्ड है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, या क्या कह सकते हैं वहाँ पे अल्पप्राण महाप्राण दोनों है, यानी में से कोई नहीं, वहाँ पे यह हमारा क्या, तो अल्पप्राण है, क्योंकि ये क्या अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, दूसरा और चौथा बचा है, तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो महाप्राण हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महाप्राण वर्ड कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड। तो कुछ और आएंगे या नहीं, तो यहाँ ध्यान रखना, समझना है। तुमने वहाँ पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, तो हमारे स्पर्शी व्यंजन तो हो गए हैं और अंतस्थ व्यंजन हो गया, बचा हमारा क्या, उष्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, स और ह, ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। हमने अल्पप्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष को समझ लिया है। तो थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अल्पप्राण वर्ड कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, और यहाँ पे क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और महाप्राण वर्ड कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, और क्या है, तो उष्म व्यंजन, यानी स और ह। ठीक है, अभी हमारे जो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण यहाँ से क्लियर होते हैं, और अघोष और सघोष यहाँ से क्लियर होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा वर्णमाला जो टॉपिक था वो लगभग पूर्ण होता है।